जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे ठीक हैं और अपनी अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक रिलेट करता है हमारे तमाम प्रीवियस टॉपिक से, दैट इज डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आज के टॉपिक में हम दोबारा वापस जाएंगे और कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे कि किस तरह डिमांड और सप्लाई कर्व इक्विलिब्रियम बनाते हैं और फिर उस इक्विलिब्रियम पर किस तरह इंपैक्ट पड़ता है जब गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के तरीकाकार मैंने कौन कौन से आपको बच्चों बताए थे। एक मैंने आपको प्राइस कंट्रोल बताया था कि किस तरह प्राइस सीलिंग और फ्लोर प्राइस जो है वो इंपैक्ट करती है। फिर इसी तरह से मैंने आपको जो है एक और मेथोडोलॉजी बताई थी कि टैक्सेस गवर्नमेंट के जो है वो इंटरवेंशन करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पर, डिमांड सप्लाई और प्राइस पर। फिर इसी तरह और भी बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस आती हैं, जिनमें हम कोटे का नाम आपने शायद सुना हो कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है उसके रिलेटेड कोटा है, मार्केट में गवर्नमेंट की सब्सिडीज है। इस तरह गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहती है। बिल्कुल इसी तरह आज के टॉपिक में भी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये टॉपिक क्या है बच्चों, इस टॉपिक का इंपैक्ट क्या है, उसके लिए मैं आपको जो है ये एक स्लाइड में समझाता हूं कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, हमारा जो टॉपिक है। और देखें इसको हम रिलेट करेंगे डिमांड कर्व से और प्रोड्यूसर सरप्लस को किससे रिलेट करेंगे, हम सप्लाई कर्व से। इनको रिलेट करने के बाद ये तो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों पढ़ेंगे, इसका मार्केट में प्रैक्टिकली आपकी जिंदगियों पर क्या इंपैक्ट है। तो बच्चों उसका जवाब एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको देता हूं और वो एक सिंपल सी लाइन ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स तमाम चीजों को सर्कुलेट करते हुए एक मेजर नुक्ते पर आकर रुक जाती है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड डिजायर्स। जब ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हो और रिसोर्सेज थोड़े हो तो वहां पर एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक सोसाइटी की वेलबींग, वेलफेयर किस तरह अचीव की जा सकती है, किस तरह इन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेलबींग को, वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। इस चीज का स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बच्चों जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये भी डायरेक्टली रिलेट होगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है मार्केट की वेलफेयर पर। तो बच्चों इसका जो मकसद है वो यही है और इस टॉपिक में हम चलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती क्या है, कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह एलोकेट करें कि ये जो रिसोर्सेज है ये इकोनॉमी की ओवरऑल वेलबींग को किस तरह इंपैक्ट करती है। और रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज से मुराद ये है कि हम अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी प्रोडक्शन पर, हमारी डिमांड पर, हमारी प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट आता है। इन तमाम चीजों का अल्टीमेटली इंपैक्ट आएगा वेलबींग पर। और वेलबींग को हम तीन तरह स्टडी करेंगे। हम कंज्यूमर की वेलफेयर को स्टडी करेंगे, हम प्रोड्यूसर की वेलफेयर को स्टडी करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करके मार्केट की वेलफेयर, यानी दोनों का जो मार्केट एफिशिएंसी है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को, वेलफेयर को कैलकुलेट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलबींग ऑफ कंज्यूमर क्या होती है। कंज्यूमर कौन होता है बच्चों? आप सब जानते हैं कि एक कंज्यूमर वो होता है, वो शख्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। यानी हम सब लोग जब अपने आप को कंज्यूमर कहलाते हैं तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमारी कुछ माइंड सेट होता है और वो माइंड सेट क्या है उसको मैंने नाम दिया है WTP, विलिंग टू पे। विलिंग टू पे, और विलिंग टू पे क्या है, विलिंग टू पे फॉर अ गुड इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट बायर विल पे फॉर दैट गुड। आप मार्केट जाते हैं और आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने जहन में उसकी कोई ना कोई कीमत जरूर तय करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं प्रोडक्ट की, गुड की, ये आपके टॉपिक को समझाने के लिए है। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का स्कोप इससे बहुत ऊपर है
उसका स्कोप मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक सिखाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं कि फर्ज करें आप मार्केट में कोई एग्जांपल है, आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं और आप अपने जहन में सोचते हैं कि अगर ये ऑक्शन होने वाली प्रोडक्ट या इसकी बार्गेनिंग करके मैं उसको किसी एक मखसूस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूं, तो वो आपकी वो पोजीशन होगी, वो पॉइंट होगा जिसको आप कहेंगे विलिंग टू पे, कि मैं फर्ज करें एक आईपॉड खरीदना चाहता हूं और उसको 400 रुपए में खरीद लूंगा, तो आप जो मैक्सिमम पे करेंगे या पे करना चाहेंगे वो आपकी विलिंग टू पे प्राइस होगी, जहां पर आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एग्री होंगे। अगर आपको वो चीज उससे कम कीमत पर मिल जाए तो आपको फायदा है, नुकसान है? जी हाँ, लाजमी बात है, आप तो बहुत खुश होंगे और यही खुशी आपकी वेलफेयर को, वेलबींग को नॉमिनेट करती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस का नाम देते हैं। तो देखिए बच्चों, 4 बायर्स हैं, वो खरीदना चाहते हैं, जिशान है वो पे करने के लिए तैयार है, एक ऑक्शन की प्रोडक्ट है मार्केट में और अभी ऑक्शन होना है, सेल अभी उसकी जो है वो प्राइस आना है, तो उसको 250 तक खरीदने के लिए तैयार है। नबील 170 पे करने के लिए तैयार है, 175। अदील उसको 300 तक खरीदने के लिए तैयार है और जमाल उसको कितने में खरीदने के लिए तैयार है? 125। अगर उस प्रोडक्ट की कीमत 130 डिटरमिन हो जाती है तो जमाल जो है इसको विलिंग टू पे से एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो इस मार्केट के बार्गेनिंग से निकल जाएगा। और अगर उसकी कीमत 200 सेट हो जाती है तो जमाल के साथ साथ और कौन? नबील भी उसको खरीदने से निकल जाएगा। तो बच्चों, यही विलिंग टू पे डिटरमिन करती है कि कौन से खरीदार कीमत पर डिटरमिन करेंगे कि कौन से खरीदार किसी एक मखसूस कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार है और कौन कौन से खरीदार हैं जो इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और जिस कीमत पर वो खरीदना चाहते हैं और जिस कीमत पर वो खरीदते हैं उसका डिफरेंस ही कंज्यूमर का सरप्लस कहलाता है और कंज्यूमर की वेलबींग कहलाती है। कंज्यूमर सरप्लस उसका इकोनॉमिक नेम है और कंज्यूमर सरप्लस का दूसरा नाम ही वेलबींग ऑफ कंज्यूमर है। तो चाहे कंज्यूमर सरप्लस का नाम लूं या वेलबींग ऑफ कंज्यूमर का नाम लूं, दोनों का मतलब बच्चों एक ही होगा। तो देखिए बच्चों, हम कंज्यूमर सरप्लस के लिए जो एक क्वेश्चन है वो मैंने बनाया। फर्ज करें कि वही आईपॉड 200 रुपए उसकी बार्गेनिंग पावर तय पाती है, तो उसको कौन खरीदने के लिए तैयार होगा? 200 में जिशान खरीदेगा? नहीं। अदील खरीदेगा? नहीं। तो 200 प्राइस पर उसके कितने खरीदार बने? 175 और 122 वाले। नबील और जमाल कितने बन गए बच्चों? तो देखें बच्चों, ये प्योरली डिमांड से रिलेट है या नहीं है? तो इसीलिए मैंने इसको कंज्यूमर सरप्लस को डिमांड से रिलेट किया था। तो बच्चों, इससे आगे देखिए, हम नेक्स्ट पर चलते हैं और यहीं से हम इसका डिमांड कर्व बनाते हैं। अब देखें बच्चों, इस कर्व को देखते हुए ये टेबल खुद से ड्रॉ करें। एक साइड पर आपने प्राइस लिख दी, एक पर आपने उसको खरीदने वाले जो खरीदार हैं उनके नाम लिख दिए और उसकी डिमांड लिख दी। मुझे बताएं 300 एंड अप से उसको खरीदने वाले कितने खरीदार हैं उन चारों में? कोई भी नहीं, 0। और 250 से 1 से लेकर 300 तक उसको खरीदने वाला कौन है? दिस वन, अदील। बच्चों, ये मैंने जानबूझकर नेम अप डाउन किए। आप चाहते तो 300 पहले लिख लेते, 250 बाद में लिख लेते, 175 थर्ड पर लिख लेते, 125 फोर्थ पर लिख लेते। तो मैंने आपको ये इसीलिए जो है वो मिक्स करके दिए ताकि आपको देखने की जो है वो एक तलाश करने की जो है वो एफर्ट हो, जुस्तजू हो। तो देखिए, अदील है जो खरीद, तो अदील कितने हैं? अच्छा, 176 से 250 कितने लोग हैं? एक तो अदील हो गया, फौरी ले लेगा, और दूसरा कौन हो जाएगा 250 में? जिशान। तो इस अगर प्राइस मार्केट में डिटरमिन होती है इन दो रेंजेस के दरमियान में, तो कितने खरीदार बनते जाएंगे? तो देखो बच्चों, जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है, खरीदारों की तादाद क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह यहां पर इसकी डिमांड जो है वो 3 हो जाएगी और 125 अगर रेंज आ जाए तो फिर उसकी प्राइस क्या आ जाएगी? उसकी डिमांड कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 तक जो है वो डिमांड चली जाएगी। तो हमने एग्जांपल भी कितने खरीदारों की ली? 4 की। तो 4 की एग्जांपल मैंने आपको बताई। इस तरह चाहे तो आप 400 लोगों को इसमें नॉमिनेट करके वेलबींग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कंज्यूमर की, और उसका हम नाम रखते हैं कंज्यूमर वेलफेयर। अच्छा बच्चों,
अभी जो मैंने आपको टेबल बनाया वो ये टेबल 300 पर कोई नहीं। अब इसी चीज को हम जो है वो डिमांड कर्व की शक्ल में यहां जाहिर करेंगे। अब यहां समझने की बात बच्चों जरूरी ये है कि यहां जो डिमांड कर्व है वो नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा नहीं है, लेकिन बच्चों ये नॉर्मल डिमांड कर्व ही बना है जो आपको स्टेयर्स की शक्ल में नजर आ रहा है। इसी से हम अपना नॉर्मल डिमांड कर्व बनाएंगे, इसलिए आपको ये बनाना आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसे बनाने के लिए कोई मैंने मखसूस कोई तरीकाकार जो है अडॉप्ट नहीं किया, सिर्फ रेंजेस लिखी। यहां हम क्वांटिटी लिखते हैं तो 0 से लेकर कहां तक है बेटो 1 2 3 4। आपकी प्राइस 0 से कहां तक जा रही है 300 एंड अप, तो मैंने मैक्सिमम कहां तक लिख दी 350। ये आपकी प्राइस का कॉलम है, ये आपका क्वांटिटी का कॉलम है। बच्चों इसे बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। 300 एंड अप पर क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, क्वांटिटी डिमांडेड 0 300 एंड अप। ये देखें लाइन लगा दे 300 एंड अप। फिर 251 से 300 तक जो मार्केट में डिमांड है वो 1 है। तो देखिए बच्चों 1 कहां है, ये है 251 से 300। लुक एट दिस, ये 251 250 से जरा सा अब, और 300 का है ये है बच्चों। तो देखें ये 2 पॉइंट आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसे और इसे, ये जो 2 पॉइंट है आप चाहे तो इसे नीचे मिला सकते हैं, वरना आप ऐसे ही छोड़ दें। तो स्टेयर बन गई 2 रेंजेस की, ये अगली रेंज की भी स्टेयर बनाए। 176 और 250 को आपने मिलाना है 2 से। तो देखें 175 से अबव आप देख ले 150 यहां करके होगा। ये पॉइंट एक और दूसरा पॉइंट क्या है 250, वो ये पॉइंट आएगा। तो आपने जब इन दोनों को मिलाया तो आपके पास ये रेंज बन गई जिसको खरीदार कितने हैं 2 हैं। इसी तरह 3 खरीदार कितने 126 से लेकर कहां तक 175 तक, ये है खरीदार। फिर इसी तरह 0 से 125 तक जो खरीदार है वो हमारे 4 है। तो 0 से लेकर 125 तक के जो खरीदार है वो बच्चों ये है मेरे पास। अब आप इन्हें अगर इस तरह ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास स्टेयर्स की शक्ल में एक डिमांड कर्व डेवलप होता है जो एक नेगेटिव रिलेशन को शो करता है प्राइस और क्वांटिटी में, कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है लो मार्केट में जो खरीदार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अभी हमने कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट नहीं किया, अभी हमने कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए स्टेयर केसेस एक डिमांड कर्व डेवलप किया। अच्छा बच्चों, जो मैंने आपको डिमांड कर्व बनाया था पढ़ाया था वो तो स्टेयर था और ये स्टेयर केसेस में है। अब ये सिर्फ 4 लोगों की डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मार्केट में खरीदार 400 500 हो जाए तो ये जो स्टेयर केसेस है ये देखें ये बहुत छोटी हो जाएगी इस तरह। जब ये बहुत ज्यादा तादाद में आएगा तो ये जो आपको क्लियर बड़े बड़े पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये इतने छोटे हो जाएंगे कि जब हम उनको मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट डाउनवर्ड फॉलिंग डिमांड कर डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों यहीं से हम आगे चलते हैं और हमने जो बातें यहां पर कैलकुलेट की मेजर की हम जरा उनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1, D curve looks like a staircase. If there were a huge buyers competitive market, there would be a huge number of tiny steps. 4 की जगह 400 होते तो छोटे छोटे बनते और ये कैसा बन जाता हमारा एक स्मूथ कर्व बन जाता, इस तरह जो हम नॉर्मल डिमांड कर्व बनाते हैं। तो ये मैंने आपको साबित किया कि ये भी डिमांड कर्व है बच्चों। अब हम इस पर कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस पर कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। बच्चों आप मुझे बताएं कि ये जो मामला है इसमें हम देखते हैं कि कौन क्या पे करने के लिए तैयार है। 300 अदील, 250 से 300 जीशान, 175 से 250 नबील और 125 से अबव जमाल। ये वो 4 लोग हैं जो हमने अपने टेबल में बताए थे कि मुख्तलिफ तरह की प्राइसेस पर प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए तैयार है। बच्चों एक आम जिंदगी में ये एक आम कंज्यूमर की जब हम
ये ऑप्शन बताते हैं तो ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस सिर्फ एक आईपॉड खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, घी खरीदने के लिए, एक गाड़ी खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो इंटरनेशनल ट्रेड में है, जहां पाकिस्तान और एक फर्ज करेंगे एक मुल्क है जापान, और वो दोनों एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहां पर इसका कंपैरिजन किया जाता है कि पाकिस्तान एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितने में खरीदने के लिए एग्री है, और आगे से जापान से उसको वो प्रोडक्ट कितने में मिलेगी फर्ज करें, तो उसका जो डिफरेंस होगा वही पाकिस्तान का कंज्यूमर सरप्लस होगा। और जो डिफरेंस मिलेगा प्रोड्यूसर की तरफ से, फर्ज करें जापान उसको बेचने के लिए कितने का एग्री है और वो पाकिस्तान को कितने पर एग्री करवा लेता है बेचने के लिए, उसका जो डिफरेंस निकलेगा वो जापान का प्रोड्यूसर सरप्लस निकलेगा। तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो रोल है वो इंटरनेशनल ट्रेड में है, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड में है। मैं आपको ये टॉपिक समझाने के लिए एक आईपॉड की गाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूं। ये टॉपिक जो है इसका स्कोप यहां से माइक्रो लेवल से निकलकर मैक्रो लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाता है। तो बच्चों ये लोग हैं जो इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। आप इनकी जगह कंट्रीज भी लिख सकते थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। तो यही चीज हम एक मुल्क से निकालकर इंटरनेशनल ट्रेड में लेके जा सकते हैं। तो बच्चों टॉपिक समझना जरूरी है, फिर उसके बाद हम वहां से बड़ी आसानी से जो है उनका वेलबींग या कंज्यूमर सरप्लस या कंट्री सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है सप्लायर सरप्लस निकाल सकते हैं। तो बच्चों कंज्यूमर सरप्लस क्या बना, जो विलिंग टू पे है एक कंज्यूमर और एक्चुअल प्राइस, फर्ज करें आप 400 विलिंग टू पे है और एक्चुअल प्राइस डिटरमिन हुई 350, तो जो दरमियान में डिफरेंस है वो कंज्यूमर का क्या निकलेगा, सरप्लस, या एक और नाम भी मैंने बताया था अपने बच्चों को, वेलबींग। तो देखें बच्चों, फर्ज करें मार्केट में उसकी प्राइस कितनी टैप आ गई 260, जिशान कितने में खरीदने के लिए तैयार था वो 250। जिशान इस सिस्टम से, इस बार्गेनिंग से कट हो जाएगा, चाहे वो कंट्री है या कोई पर्सन है। इसी तरह तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, और सिर्फ अदील जो है वो इससे ज्यादा प्रोडक्ट की प्राइस पे करने के लिए तैयार था, या पर्टिकुलर कंट्री थी और उसको कितना सरप्लस मिलेगा 40। क्यों, मार्केट में प्राइस डिटरमिन हुई 260 और पे कितना करने के लिए तैयार था 300, तो जो डिफरेंस निकला वो हमारे पास कंज्यूमर की वेलबींग निकली। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस का फाइंड करने का तरीकाकार बताया। उससे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइस कैसे डिटरमिन हुई, और उससे पहले बताया कि विलिंग टू पे, कंज्यूमर क्या पे करना चाहता है, उससे मतलब क्या है, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि ओवरऑल वेलबींग या सरप्लस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इस कंज्यूमर सरप्लस से जरिए हम अभी इसको डायग्राम पर अगर रिप्रेजेंट करें तो देखें, हमने निकाला था ना अदील, देखो बच्चों ये डायग्राम बिल्कुल वैसी ही बनी है। आपने वही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, क्वांटिटी ली, प्राइस ली, वो टेबल के मुताबिक 300 एंड अबव 0, 250 से 251 से लेकर 300 तक जो है वो हमने ये स्टेयर केसेस बनाए थे। अब फर्ज करें मार्केट में प्राइस क्या डिटरमिन हो गई 260, तो देखें बच्चों 260 और 300 के दरमियान जो गैप निकला वो अदील का क्या निकल आया, कंज्यूमर सरप्लस निकल आया, क्योंकि अदील उसके लिए 300 पे करने के लिए एग्री था और मार्केट में जो प्राइस डिटरमिन हो गई वो डिटरमिन हो गई 260, तो जो दरमियान में डिफरेंस है वो निकला बेटो 40 का, और यही 40 कंज्यूमर का, अदील का सरप्लस निकल आया। अब अगर ये प्राइस कम हो जाए 260 से और कम हो जाए, फर्ज करें प्राइस कितनी हो गई 220, तो अदील का जो सरप्लस है वो पे कितना करना चाह रहा था 300, प्राइस कितनी डिटरमिन हो गई, तो उसका सरप्लस बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर का सरप्लस तब बढ़ता है जब उस चीज की कीमत पहले से कम हो जाए। जब उस चीज की कीमत पहले से कम हो जाए तो कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड में जिस मुल्क से चीज मंगवानी है, इंपोर्ट करवानी है, अगर वहां से इंटरनेशनल मार्केट में जैसे आजकल के दिनों में पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हो गई ना, तो पाकिस्तान का जो कंज्यूमर एज ए सरप्लस है, पाकिस्तान पूरी इकोनॉमी कंज्यूमर है, तो उसका सरप्लस पहले से क्या होता जा रहा है,
बढ़ता जा रहा है। और वही चीज आपको मार्केट में कम पेट्रोल की कीमत जो 120 रुपए 12-15 रुपए पर पहुंच गई थी, वो आप 80 रुपए में, और आने वाले दिनों में शायद और कम हो, तो आपको वहां से कंज्यूमर सरप्लस आपका बढ़ता जाएगा। तो देखो बेटो, कंज्यूमर सरप्लस कहां से कहां तक होता है? जो प्राइस मार्केट में डिटरमिन होती है डिमांड कर्व का लोअर पोर्शन, वो पोर्शन डिमांड कर्व का जो वो विलिंग टू पे है, उससे लेकर जो मार्केट में प्राइस डिटरमिन हो गई, ये सारा एरिया एक्चुअली कंज्यूमर का सरप्लस कहलाता है। अब विशान भी मार्केट में जो है वो एंटर हो गया इस प्राइस पर, वो उसके लिए कंज्यूमर कितना हो गया 30। तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को जो सरप्लस मिला वो कितना मिला? 80 अडील को मिला और 30 विशान को मिला। तो टोटल हो गया बेटो 110। इस तरह हमने ये कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट किया। तो बच्चों, जिस तरह मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस सिखा रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह हमने प्रोड्यूसर सरप्लस को भी कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि आप ये जो शेडेड एरिया है, ये बार बार डायग्राम से तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैं आपको एक इसका जनरल फार्मूला अगर करवा दूं जिसके जरिए कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना आसान हो जाए, तो उस फार्मूले की मदद से आप किसी भी रीजन का, किसी भी पोर्शन का, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी की मदद से हम प्रोड्यूसर सरप्लस भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला आप बच्चों ने याद कर लेना है। लुक एट दिस बच्चों, मैंने बताया था ना, एक्चुअल डिमांड कर्व वैसा होता है, कंज्यूमर सरप्लस विद लॉट्स ऑफ बायर। जब बहुत ज्यादा बायर होंगे थाउजेंड्स में, ये आपकी जो प्राइस है ये किसमें आप लिख दें? लाइक 1000 में, और क्वांटिटी भी जो है वो कर दें, सॉरी आप क्वांटिटी किस में रिप्रेजेंट कर दें? थाउजेंड्स में, कि बहुत सारी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है, और प्राइस तो खैर रुपीज में ही रहेगी। तो उसको हम जब 25,000 डिमांड है, तो 25,000 डिमांड 4 लोगों की तो नहीं होगी ना, 25,000 लोगों की डिमांड फर्ज करी हो गई, तो फिर ये कर्व कैसा बन जाएगा? हमारा एक सिंपल सा कर्व बन जाएगा। तो ये हमने कहा, फर्ज करें 30 जो है वो मार्केट में प्राइस तय पाती है, और सब लोग कितना पे करने के लिए तैयार है? 50 पे करने के लिए तैयार है। तो देखिए बेटो, जो डिफरेंस है वो हमारा क्या निकलेगा? कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा। तो बच्चों, इस कंज्यूमर सरप्लस को सिखाने के बाद हम आगे मूव करते हैं, और अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला सीख लें। ये फार्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी मैंने आपको बताया ये फार्मूला आपको तमाम आगे वाले जो डेड वेट लॉस है, टैक्सेशन का चैप्टर है, कहीं भी आपने जो एरिया का पोर्शन कैलकुलेट करना है वो आपको मेजर करने के लिए ये कंज्यूमर सरप्लस हेल्प करेगा। तो बच्चों, फार्मूला क्या है? हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला याद करना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए, ये आपकी बेस है और ये आपकी क्या है? हाइट है। तो हम इसकी मदद से इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखें, फर्ज करें एक चीज की जो विलिंग टू पे प्राइस है वो क्या है? 60, और मार्केट में उसकी जो प्राइस डिटरमिन होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस, वो कितनी डिटरमिन होती है? 30। तो जब हम इसका सरप्लस कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए देखें, जो हम फार्मूला लगाएंगे वो है 1/2 बेस। कितनी डिमांड है? 50। हाइट 60 और 30 के दरमियान में कितने का डिफरेंस है? 30 का। तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस निकला वो हमारे पास कितना निकला बच्चों? 225 निकला। पहले ही हमने जनरल कैलकुलेट किया था, ये देखिए, लुक एट दिस, टोटल CS 110, 2 का जमा किया था। अब हमें जमा करने की जरूरत नहीं है, हम उस फार्मूले की मदद से कोई भी सरप्लस जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, सेम फार्मूले की मदद से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ध्यान में रखना है कि जिस एरिया का आपने सरप्लस कैलकुलेट करना है वो ट्राइंगल बन रही है या रेक्टेंगल बन रही है। तो अगर रेक्टेंगल हुई तो सिर्फ फार्मूला ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो उसका बेस इंटू हाइट फार्मूला सिर्फ लगा देना है, और या जो स्क्वायर है
एरिया ऑफ स्क्वायर जिसे हम बोल देते हैं, तो बेस इंटू हाइट आपने फार्मूला लगा के आपने उसको कैलकुलेट करना है, उसमें 1/2 नहीं आएगा। तो बच्चों इसी तरह जैसे ही अब मैं आपको एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी आप बच्चे पढ़ेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप जो है वो देखेंगे। अब मैं आपके पास जाऊंगा टॉपिक नंबर 2 पर। जैसे मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस सिखाया, बिल्कुल उसी तरह अब हम जाएंगे प्रोड्यूसर सरप्लस पर। जी बच्चों, तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है, जिस तरह कंज्यूमर सरप्लस के लिए हमने सीखा कि बायर विलिंग टू पे क्या है और एक्चुअल प्राइस क्या है, इसी तरह प्रोड्यूसर का ताल्लुक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुराद ये है कि एक प्रोडक्ट कितने में उसे बनने के बाद, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करने के बाद और अपनी सर्विसेज को इंक्लूड करने के बाद एक प्रोडक्ट कितने की उसको कॉस्ट करती है, वो उसकी प्रोड्यूसर की एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। उस कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल हो सकती है, उस कॉस्ट में तमाम तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल कॉस्ट भी शामिल हो सकती है, और उसमें जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स्ड और वेरिएबल, तमाम तरह की कॉस्ट, उसकी पर यूनिट कॉस्ट को जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम एवरेज कॉस्ट का नाम देते हैं। तो कॉस्ट से मुराद सेलर की वो कॉस्ट है जो उसको एक यूनिट जिस पर वो बेचने के लिए मिनिमम एग्री होगा, उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो बच्चों फर्ज करें कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपको तमाम तरह की कॉस्ट ऐड करके पर यूनिट 50 रुपए में एक प्रोडक्ट तैयार हो रही है, तो आप उसको मिनिमम 50 रुपए पर सेल करने के लिए एग्री होंगे, इससे कम कीमत पर आप उसे बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर वही प्रोडक्ट आपकी मार्केट में 80 रुपीज की सेल हो, 100 रुपीज की सेल हो, तो कॉस्ट और सेल प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस निकलेगा उसे हम प्रोड्यूसर का सरप्लस कहेंगे, प्रोड्यूसर की वेलबींग कहेंगे, प्रोड्यूसर की वेलफेयर कहेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी की वेलफेयर कहेंगे, क्योंकि कॉस्ट से ऊपर जितनी भी कीमत पर वो प्रोडक्ट सेल होगी वही प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है या सरप्लस है। तो बच्चों देखें, इसके लिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। कहता है जी जो कॉस्ट ऑफ 3 सेलर्स है, लॉन कटिंग बिजनेस है, और जो है उसमें अली की जो कॉस्ट है वो मिनिमम 10 रुपये आ रही है, उस्मान को जो है वो 20 रुपए कॉस्ट से नीचे जो है वो सूट नहीं करती, और जावेद को वो 35 रुपये से, ये उसकी मिनिमम कॉस्ट है। सेम काम है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में एक पेंट वाला बुलाते हैं और कहते हैं भाई ये पूरा घर कितने में पेंट करोगे, एक आगे कहता है मैं 50,000 में कर दूंगा, दूसरा आगे कहता है मैं 70,000 में कर दूंगा, तीसरा आगे कहता है जी मैं मटेरियल्स वगैरह मतलब जो भी है करके 90,000 में कर दूंगा। तो आप अब फर्ज करें जो कीमत तय पाती है वो पा जाती है कोई उस चीज का काम करवाने की बिड ऑफर या जो भी है वो 80,000 रुपए निकल आती है। तो 90,000 रुपए वाला जो है उसकी तो कॉस्ट मीट नहीं हो रही, वो तो इस काम को करने के लिए एग्री नहीं होगा। तो जो 2 लोग हैं अगर उन दोनों को अलग अलग जो है 2 अलग जगहों पर काम मिले तो वो दोनों लोग काम करने के लिए राजी होंगे, और उन दोनों की जो कॉस्ट है उसकी और जो कीमत डिसाइड हुई है उनके दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट कर लें तो वही उनका प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों हम सप्लाई कर निकालते हैं। फर्ज करें उसकी कीमत 9 तक है तो कोई एग्री नहीं, 10 तक कौन एग्री है, 10 से 19 तक अली एक, उस्मान कितने में एग्री है, तो 20 से 34 पर कितनी सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। तो देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है सप्लाई भी क्या हो रही है बेटो, बढ़ रही है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यही तो था, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो इसे हम रिलेट कर रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस को सप्लाई कर्व से, जो मैंने टॉपिक के स्टार्ट में बोला था। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह हम प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए जो है सबसे पहले एक स्टेयरकेस सप्लाई कर्व बनाएंगे, और वही बात ये इसलिए इस तरह स्टेयरकेस है क्योंकि इसमें जो सप्लायर है वो 3 या 4 है। अगर ये बहुत ज्यादा होंगे तो एक स्ट्रेट सप्लाई कर्व बनेगा, जैसा अभी हमने डिमांड कर्व में डिस्कस किया था। तो देखें बच्चों 0 से 9 के दरमियान कितनी सप्लाई, 0, ये देखें 0 to 9 प्राइस, सप्लाई कितनी 0, ये आ गया। उसके बाद 10 से 19, 10 से 19 कितनी सप्लाई 1, लुक एट दिस, ये 10 और ये 19, आप इन दोनों पॉइंट को मिला दें। फिर 2 सप्लाई कब आएगी, जब प्राइस 20 से 34 हो जाएगी। तो देखें बच्चों 20 से लेकर आपकी प्राइस कहां तक जा रही है, 34 तक। हम ये 34 पॉइंट ले लेते हैं, ये आ गए।
फिर इसी तरह 35 एंड अबव पर कितनी प्राइस सप्लाई है, 35 से लेकर अबव 3 सप्लाई है। तो ये देखें, अब आप इनको मिला दें, स्टेयर्स बनाइए, लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो ये 3 या 4 लोगों का सप्लाई का हमने एक अपवर्ड सप्लाई कर्व बनाया, और अगर ये 3 की जगह 3000 लोग हो जाए तो ये जो स्टेयर्स है ये इतनी टाइनी हो जाएगी कि एक स्ट्रेट अपवर्ड स्मूथ सप्लाई कर्व बनाया जा सकता है। तो बच्चों यहीं से हम निकालेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, उससे पहले हम जो कर्व बनाया उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो प्राइस है जिस पर जावेद को कॉस्ट आ रही है, इस पर उस्मान की कॉस्ट जो है वो 20 आ रही थी, अली की कॉस्ट 10 आ रही थी। हमने उसे जो है यहां रिप्रेजेंट किया, लुक एट दिस। ये इसे हमने ये वाले टेबल को वहां डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। अली की कॉस्ट 10, तो देखें अली की कॉस्ट 10, उस्मान की 20 और उसकी 35 एंड अबव। तो बच्चों यहां से आगे चलते हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला डिराइव करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस से मुराद वो सरप्लस है, वो वेलबींग है जो एक प्रोड्यूसर को प्राइस मिल रही है और माइनस जो कॉस्ट उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास बेटो क्या निकल आता है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकल आता है। फर्ज करें कि जिस तरह उस्मान है, उस्मान की कॉस्ट है 20 और मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस तैयार हो जाती है 30, तो जो उस्मान के लिए प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितना निकला, 10 निकला। और अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 15 निकल आती है तो उस्मान को वो कॉस्ट मीट नहीं हो रही, उसके लिए उसमें प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है बल्कि प्रोड्यूसर का लॉस है। जबकि जो हमने नीचे अली लिखा था, अली को वो कॉस्ट आ रही थी 10, उसके लिए अब प्रोड्यूसर सरप्लस उसमें आ जाएगा। और अगर कीमत और बढ़ेगी तो जितनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी, क्या बोला मैंने, जितनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी प्रोड्यूसर का सरप्लस उतना ही बढ़ेगा। जितनी कीमत कम होगी कंज्यूमर का सरप्लस उतना ही ज्यादा होगा। तो कंज्यूमर सरप्लस में कीमत कम होना चाहिए, प्रोड्यूसर सरप्लस में कीमत क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। तो देखो बेटो, ये फर्ज करें कि कीमत कितनी डिटरमिन हो गई, 25, और अली कितने में सेल करने के लिए एग्री था, 10 में। तो कितना सरप्लस निकला अली के लिए, 15 का। और उस्मान कितने में सेल करने के लिए एग्री था, 20 में। तो उसके लिए कितना सरप्लस निकला, 5। दोनों को जमा करें, जावेद का सरप्लस इसमें मौजूद नहीं होगा तो इसका जो एरिया है वो क्या बना, अबव द सप्लाई कर, अबव द सप्लाई कर अंडर द प्राइस। इस कीमत से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर वाला जितना एरिया बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने आपको तमाम टर्मिनोलॉजीज के साथ सिखाया कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इन सिंपल वर्ड कि कंज्यूमर क्या पे करना चाह रहा है और उसको मार्केट में क्या कीमत मिल रही है। जो पे करना चाह रहा है वो ज्यादा है और जो मार्केट में कीमत है अगर वो कम है तो उसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। प्रोड्यूसर सरप्लस में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है और मार्केट में उसकी कीमत क्या डिसाइड हो रही है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो प्रोड्यूसर का सरप्लस कहलाएगा। और दोनों सरप्लसेस को ऐड कर देंगे, दोनों सरप्लसेस को ऐड कर देंगे CS प्लस PS को, तो ओवरऑल इकोनॉमी की वेलबींग कैलकुलेट हो जाएगी।